हाय एवरीवन, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपनी इस कक्षा में हिंदी की वर्णमाला, इंग्लिश में इसे अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। तो इसका पुनराभ्यास कराने जा रही हूँ, अर्थात रिवीजन कराने जा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमने तो इसे पिछली कक्षाओं में ही पढ़ लिया है। हाँ, सही बात है, आपने इसे जरूर पढ़ा है, लेकिन जरा याद कीजिए, जब भी आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो बीच बीच में आप क्यों रुक जाते हैं? इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं आप मात्राओं में गलती कर रहे हैं, या वर्णमाला की जो वर्णों या अक्षरों को या लेटर्स को आपने अच्छे तरीके से नहीं पहचाना है। और इस समस्या को दूर करने के लिए ही मैंने यह वीडियो तैयार किया, ताकि आप शुद्ध शुद्ध हिंदी शब्द और वाक्य लिख सके, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वर्णमाला, अक्षरों के बारे में। और हो सकता है कि ये वीडियो आपको काफी मदद करेगी, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि वर्णमाला क्या है। अब इसमें दो शब्द है, वर्ण और माला, ठीक है। तो माला मीन्स जो हम पहनते हैं ना, जैसे आप देख रहे हो कि मैंने एक माला पहना है जिसमें बहुत सारी मोतियां हैं, ठीक है। तो वर्णों की माला अर्थात क्या है? वर्ण। वर्ण मतलब अक्षर या ध्वनि। और इसको आप अगर आप देखेंगे तो वास्तव में वर्ण क्या है? हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि या आवाज, साउंड ही वर्ण या अक्षर है, ठीक है। इंग्लिश में जिसे लेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया कि ये साउंड है जो हमारे मुंह से निकलता है और जो हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं साउंड को, इन्हीं आवाज को, इन्हीं ध्वनियों को रिटन फॉर्म दिया गया, ठीक है। रिटन फॉर्म दिया गया, उसको लिखित रूप दिया गया, और इसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। और ये वर्ण या अक्षर, इनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। इसलिए इन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात कि वर्ण के दो भेद हैं, ठीक है। तो वर्णमाला, जैसे आप जानते हैं कि ये अल्फाबेट है इंग्लिश में, ठीक है। तो वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण सम्मिलित हैं, दो प्रकार के वर्ण मिले हुए हैं। पहला है स्वर वर्ण, जिसे इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का उच्चारण किस प्रकार करना है, और ये कैसे शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला है स्वर वर्ण, और इंग्लिश में इसे वॉवेल्स कहते हैं। और इंग्लिश में कितने वॉवेल हैं, आपको याद है? हाँ, इंग्लिश में 5 वॉवेल्स हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में कितने हैं? 11। हिंदी में कितने स्वर वर्ण हैं? 11। यहां पर क्रमशः लिखा हुआ है, मेरे साथ उच्चारण कीजिए। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 11। 11 वर्ण है, ठीक है। तो ये स्वर वर्ण 11 है। अब आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि अंग, अह, आपने ये भी पढ़ा होगा। क्या ये स्वर वर्ण है? नहीं। इसीलिए आपको ऊपर कक्षाओं में भी आपको इनका रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ बेसिक सीखते हो निचली कक्षाओं में, ठीक है। तो अंग और अह को अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो आपने यहाँ उच्चारण सीख लिया और ऐसे आपने पढ़ा है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, स्वर वर्ण के सिंबल्स है। अब सिंबल्स का क्या यूज है? जब स्वर वर्ण किसी शब्द में प्रयोग किए जाते हैं या लिखे जाते हैं, अगर वो शब्द के पहले आते हैं, ठीक है, शब्द से पहले आते हैं, तब स्वर वर्ण
लिखा जाता है। लेकिन अगर शब्दों के बीच में स्वर वर्ण आ रहे हैं तो उनको उनकी मात्राओं या सिंबल्स को ही लिखा जाता है। और इसे भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जैसे अ के लिए छोटा अ या ह्रस्व अ बोलते हैं इसे, उसके लिए कोई भी मात्रा नहीं होती है। और इससे जैसे शब्द है क ल, इसमें छोटा अ या ह्रस्व अ छिपा हुआ है ना, लुप्त है, जिसे दर्शाया नहीं जाता है। इसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे तरीके से वर्णन करके समझाऊंगी। ठीक है। दूसरा है बड़ा अ या दीर्घ आ। अच्छा, इसको ह्रस्व अ और इसको दीर्घ आ क्यों कहा गया, या इसे छोटा अ और इसे बड़ा आ क्यों कहा गया? क्योंकि जो बोलते हैं उसमें जितना साउंड, जितना समय लग रहा है साउंड के लिए, ठीक है, जैसे छोटा अ के लिए थोड़ा समय लगता है, बड़े अ के लिए थोड़ा लंबा समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसको छोटा अ बड़ा अ कहा जाता है। इसी प्रकार से छोटी ई, बड़ी ई या ह्रस्व ई और दीर्घ ई। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लंबा। ठीक है, और ह्रस्व उ और दीर्घ उ। ठीक है, आपने ये सिंबल्स भी आपने सीख लिया होगा। ठीक है, तो और ये है ए, री, ए, ओ, औ। तो यहाँ तक क्लियर है? तो जैसा कि मैंने कहा कि स्वर वर्ण में सिर्फ 11 वर्ण है। ठीक है, तो बाकी क्या है उसको मैं आगे समझाऊंगी। ठीक है, आप यहाँ पर शब्दों का निर्माण कैसे करना है ये मैं आगे आपको अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पर एक बार हम पढ़ लेते हैं। छोटा से जो भी वर्ड बनता है उसमें कम समय लगता है, जैसे कल, कल। ठीक है, कल, उसमें भी क अ ल अ है। ठीक है, कार, कार, हम क्या बोलते हैं, क के बाद मात्रा है तो मुंह खुल गया, कार। ठीक है, किस, है ना, किस प्रकार, लाइक बोलते हैं ना हम लोग किस, तो ये जल्दी से हम बोल रहे हैं किस। लेकिन जब हम कील बोल रहे हैं, कील, तो की थोड़ा लंबा समय लग रहा है, कुछ। ठीक है, और कूद, कूदना। ठीक है, और यहाँ री से क्या वर्ड है, हाँ, कृष्ण। ठीक है, री, क में री की मात्रा, तो इसीलिए इसको पढ़ेंगे क्री, कृष्ण। ठीक है, क में ए की मात्रा। ठीक है, ए की मात्रा के, ला में आ, केला। क में ए की मात्रा कै, दिस इज ए, कैद। ठीक है, क में ओ की मात्रा को, यल, कोयल। क में औ की मात्रा कौन, न, कौन, न में कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मात्राओं को शब्दों में प्रयोग करते हैं और उनका उच्चारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आ गया आपका अंग, अह, इत्यादि। आप यहाँ देख रहे हैं, तो अंग, अह, ये क्या है, आयोग वाह। ठीक है, आयोग वाह, है ना। तो वास्तव में ये बिंदु है क्या, है ना, ये किस बात को प्रदर्शित करता है या यह किसे बतलाता है? ठीक है, ये बिंदु है। ठीक है, ये जो बिंदु है ये प्रयोग किया जाता है किसके लिए, पांचवा वर्ण। जैसे हम क वाले लाइन में पढ़ेंगे तो क का अंत में मिलता है अंग, च वर्ग में या च लाइन में मिलता है इया अंत में, फिफ्थ लेटर। ठीक है, पांचवा लेटर जो मिलता है इया। उसी प्रकार से ट वाले लाइन में अण मिलता है, त वाले लाइन में न मिलता है और प वाले लाइन में म मिलता है। तो इन्हीं को पंचम वर्ण या फिफ्थ लेटर कहा जाता है। तो वास्तव में ये जो बिंदु है वह क्या है, यही फिफ्थ लेटर्स है, अंग, इय, अण, न, म। अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं या कैसे समझेंगे? ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड है ना, कोई भी वर्ड है, या जैसे यहाँ हम लेते हैं दंत। ठीक है, ये त, थ, द,
त वाले वर्ग में आता है, ठीक है, त थ द, ठीक है। तो द में बिंदु है, तो ये बिंदु किसको प्रदर्शित कर रहा है, किसको बतला रहा है, त थ द ध न बोलते हैं, तो ये न है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, न। अब यहाँ क्या है, जंग, तो च छ ज, च वाले लाइन में आ रहा है, च वर्ग में आ रहा है ना, च ग्रुप में आ रहा है, तो ज ज वाला पांचवा वर्ण क्या है, इया। तो यहाँ जो बिंदु है वो क्या है, इया, ठीक है। तो ये पांचों वर्ण में से ये बिंदु कुछ भी हो सकता है, आपको चेक करना है उसका वर्ग को, कि वह किस लाइन से और किस वर्ण से संबंधित है, ठीक है, किस वर्ग से संबंधित है। तो ये बन गया जंग। तो यहाँ तक क्लियर है ना। और इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार, बिंदु को क्या कहते हैं, अनुस्वार, ठीक है। और दूसरा एक हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्र बिंदु, क्योंकि इसका जो आकार है वो चांद की तरह है, इसका आकार चांद की तरह है और उसके अंदर बिंदु बनाया गया है। अच्छा, तो दोनों में क्या अंतर है, चलिए शब्दों को हम पहले उच्चारण करेंगे। चांद, माँ, गांव, कांच, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा लंबा समय लग रहा है बिंदु के उच्चारण में। क्यों, उसका कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ पर जो बड़ा आ की मात्रा है, दीर्घ आ की मात्रा है, और इसके इसके कारण जो चंद्र बिंदु का जो उच्चारण थोड़ा लंबा समय तक हो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ शब्द हैं जिनका उच्चारण, बिंदु का उच्चारण लंबे समय तक किया जाता है। तो ऐसे वर्णों में या ऐसे शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, अनुनासिक, ठीक है। नासिक का मतलब नाक होता है, तो इसके साथ मिलकर के, नाक की हवा के साथ मिलकर के इसकी आवाज निकलती है। तो आप आगे देख रहे हैं कि ये बिंदु और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है। आप यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, आप दोनों को ध्यान से देखिए। रंग, दंत, संग, जंग, चांद, माँ, गांव, कांच। आप देख रहे हैं यहाँ जो कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वर्ण, र, द, स, ज, ये कॉन्सोनेंट है। अभी आगे मैं बतलाने वाली हूँ कि कॉन्सोनेंट में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट या व्यंजन वर्ण पर क्या लगा हुआ है, बिंदु, ठीक है। लेकिन जो चंद्र बिंदु है वह किस पर है, स्वर वर्ण या मात्रा पर लगा हुआ है, दीर्घ आ की मात्रा पर। तो ज्यादातर, है ना, अधिकांशतः क्या होता है, चंद्र बिंदु जो है वह किसके साथ लगता है, दीर्घ आ की मात्रा के साथ, ठीक है, या स्वर के साथ लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है दोनों में अंतर। हाँ, आगे हम पढ़ते हैं अह। अह को क्या कहा जाता है, विसर्ग, है ना। अह, इसका उच्चारण क्या है, अगर ये अ न भी रहे तो इसका उच्चारण हो जाता है अह, ठीक है। तो जैसे प्रातः, प्रातः, अतः, क्रमशः, तो ह, इसका उच्चारण क्या है, ह की तरह, और इसका नाम है विसर्ग, ठीक है। हाँ, और कुछ आपने यहाँ पर ये अ की मात्रा नहीं ले रहा था, मैं कंप्यूटर में टाइप कर रही थी तो, लेकिन ये जैसे आपको कुछ वर्ड मालूम होंगे, डॉक्टर, ठीक है, कॉलेज, एक अ की मात्रा होती है, ठीक है, और उसमें आधा चांद होता है और बिंदु नहीं होता है, तो इसका उच्चारण होता है अ, ठीक है। जैसे डॉक्टर, ओके, कॉलेज, बॉल, लाइक दैट, ठीक है। तो इसको आगत वर्ण कहा जाता है। आगत मतलब आया हुआ। अब कहाँ से आया है, दूसरी भाषाओं से, जैसे इंग्लिश वर्ड है डॉक्टर, ठीक ठीक है। तो कुछ कुछ जो हिंदी के ऐसे शब्द हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, दूसरी भाषाओं से, जैसे इंग्लिश से ही लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे वर्णों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण अ की तरह किया जाता है, ठीक है।
आगे हम देखते हैं। हाँ, व्यंजन वर्ण, अभी मैंने कहा था ना कॉन्सोनेंट, ठीक है। इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट है आपको मालूम होगा। यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ हिंदी के कॉन्सोनेंट्स 33 हैं। अब इसमें भी आपको प्रश्न होगा, लेकिन आपको याद रखिएगा ये बिल्कुल मैं सही बता रही हूँ। हिंदी में जो 33 वर्ण है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, स्वर वर्ण और फिर दूसरा है व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण 11 है, व्यंजन वर्ण 33 है, ठीक है। और उनका उच्चारण आपने पहले सीख लिया है, फिर भी एक बार हम पढ़ेंगे। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, ठीक है। अब आप सोच रहे हो अक्षत्रज्ञ कहाँ गया? हाँ, उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। अब आप ऊंची कक्षाओं में पहुंच चुके हो, तो आपको यह समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि 10th के एग्जाम में कभी कभी इस प्रकार के रहता है, प्रश्न रहते हैं कि अक्षत्रज्ञ क्या है, किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उच्चारण समझ में आ गया। हाँ, यहाँ पर और एक बात क्लियर करना है, इंग्लिश के लेटर हमारे पास ज्यादा नहीं है हिंदी को, हिंदी साउंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे टी ए ट और टी ए त, इसीलिए वीडियो देखना जरूरी है ना। दो देखिए यहाँ पर ठ, थ, ड, द, ढ, ध, ण, न, लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश की कि इसका उच्चारण क्लियर करने के लिए, लेकिन ये सब यहाँ पर दोनों सेम नजर आ रहे हैं। तो आप जैसा मैंने पढ़ा, आप उसे देख करके अपनी जो अपना उच्चारण है वो सुधार सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हम आगे चलेंगे। हाँ, यहाँ पर व्यंजन माला, जो व्यंजन या कॉन्सोनेंट है, उन सभी वर्णों को, अक्षरों को, लेटर्स को अलग अलग भेदों में या भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, ठीक है। प वर्ग मतलब प से म तक, ठीक है। क वर्ग मतलब क से अंग तक, च वर्ग च से इया तक, इस प्रकार से है, ठीक है। तो क से प वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन अर्थात कि जब हम इन वर्णों का, अक्षरों का, लेटर्स का उच्चारण करते हैं, तो जो ध्वनि निकलती है वो मुंह के अंदर जो भी दांत है, जीभ है, तालू है, जो भी पार्ट है ना, जिसको साउंड ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, तो उससे टच हो करके आता है, ठीक है। वो जो साउंड है वो टच हो करके आता है, जिसका टच मतलब स्पर्श, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है टच का मतलब स्पर्श, तो स्पर्श करके करते हुए आता है। इन सब जो वर्णों का उच्चारण है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर और कुछ है, ड के नीचे बिंदु, इसको पढ़ते हैं ड़, इसके बारे में मैं अभी आगे विस्तार से पढ़ाने वाली हूँ। ढ के नीचे बिंदु ढ़, ठीक है। तो उच्चारण आप सीख लीजिए। हाँ, फिर यहाँ अलग से कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, अंतस्थ व्यंजन। अब कभी कभी प्रश्न ये भी रहता है क्लास 10th या अबव क्लासेस में कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, मेरे साथ बोलिए, य, र, ल, व, ठीक है। तो य, र, ल, व, आप जब बोलेंगे, आप अपना जो फिंगर है या अंगुली यहाँ पर रखिए, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन, अर्थात वो अंदर से उसका उच्चारण हो रहा है। आवाज जो है कहां से आ रही है, अंदर से, ठीक है, यहां से आ रही है, ठीक है। कभी कभी पेट पर भी प्रेशर पड़ता है अगर हम इन सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन, अंदर से आवाज आ रही है, ठीक है। देन है
उष्म व्यंजन, उष्म का मतलब होता है लाइक गर्म, है ना। अगर गर्म है, गर्मी है थोड़ी, तो हवा भी गर्म हो जाती है। तो इसका क्या रिलेशन है इन अक्षरों से? ये है क्या, श, इसका उच्चारण होता है मूर्धन्य श, सॉरी ये है तालव्य श, ठीक है, ये है मूर्धन्य श, और ये है दंत स, ये है ह, ठीक है। तो ये मैं कह रही हूँ तालव्य श, ये तालु से बोला जाता है, हिंदी में तालु है ना, एक पार्ट है ना उच्चारण करने का। दूसरा है क्या, मूर्धन्य स, मूर्धा भी एक पार्ट है, ठीक है, अंदर। और क्या है, दंत स, दांत की सहायता से बोले जाने वाला स, ठीक है, और ये ह, ठीक है। तो जब भी हम इन चारों लेटर्स का उच्चारण कर रहे हैं, अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं, तो थोड़ी सी गर्म हवा हमारे शरीर के अंदर से, हमारे मुंह से होते हुए निकल रही है, ठीक है। जैसे श, श, स, ह, तो यहाँ थोड़ी सी गर्म हवा बाहर निकल रही है, इसीलिए इसको कहा गया उष्म व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन अक्षत्र ज्ञ स्र। जैसे कि मैंने बोला, उसमें मैंने बतलाया नहीं पिछले बार, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन अक्षत्र ज्ञ स्र। इसके बारे में मैं आगे फिर से अच्छे तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, आप वीडियो ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको कि ये ड, ढ, ढ़ में क्या अंतर है और इसका उच्चारण कैसे होगा, ठीक है। ड, अगर आप बिना बिंदु के आप इसे लिखते हैं तो ये हो जाता है ड। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखा है, डब्बा, डरना, डेरा, ठीक है। अगर ड के नीचे बिंदु लग गया तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है? ड़। क्या हो जाता है? ड़, ठीक है। लाइक पेड़, आप हमेशा याद रखिएगा, पेड़ से, ये कौन क्या है? ड़ है। कैसे पता चलेगा? पेड़ से, है ना, पेड़ शब्द याद रखिएगा कि ये ड़ है, पेड़। भेड़, पकड़ा, दौड़। हाँ, अगर आप इसको पढ़ते हैं पेड़, भेड़, पकड़ा, दौड़, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिंदु लगते ही उसका उच्चारण बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ढ, ढेर, ढेला, ढकेला, है ना। तो जब बिंदु लगा दिए ढ में तो वो बन गया ढ़। बोलिए मेरे साथ, ढ़। पढ़, बढ़, चढ़। आप इन सभी शब्दों को लिख लिख करके ड़ और ढ़ में अंतर सीखिए, ठीक है। अब हम अन्य वर्णों के साथ, है ना, दूसरे वर्णों के साथ मात्राओं का प्रयोग सीखेंगे और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने थोड़ा थोड़ा किया है, लेकिन फिर अभी हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला स्वर वर्ण है अ। जैसा कि मैंने कहा, ये छिपा हुआ रहता है ना, लेटर्स में छिपा हुआ रहता है, तो इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन ये मौजूद है वहां। इसको हमें अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। कि अगर कोई स्वर वर्ण या मात्रा नहीं है, इसका मतलब वहां पर क्या है? छोटा अ या ह्रस्व अ छिपा हुआ है, ठीक है। जैसे क में छोटा अ छिपा हुआ है, यहाँ कम, तो क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ हो गया कम। कलम, कनक, कमल, करम। तो यहाँ पूरे पूरे जो अक्षर लिए गए हैं, वर्ण लिए गए हैं, लेटर्स लिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें छोटा अ छिपा हुआ है। दूसरा है ख, ग, घ। वर्ण मैं ली हूं किसके साथ? बड़ा आ की मात्रा या दीर्घ आ की मात्रा के साथ। तो इसका प्रयोग किस प्रकार से होगा? ख में आ की मात्रा या बड़ा आ की मात्रा या दीर्घ आ। क्या? ख में दीर्घ आ, खा, गा, घा, ठीक है। तो खाना, खा में बड़ा आ की मात्रा या खा में दीर्घ आ, ना में दीर्घ आ, खाना। गाना, घास, घासा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई मात्रा नहीं है, घास,
तो जहां पर आ की मात्रा है वहीं पर आपका जो मुंह है वो खुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है च छ ज झ। आप लेटर यहाँ पहचानने की कोशिश कीजिए, उसमें हम छोटी ई की मात्रा या ह्रस्व ई की मात्रा लगाएंगे। तो उसका उच्चारण कैसे हो जाएगा? च में ह्रस्व ई या छोटी ई, च में छोटी ई क्या हो गया? ची। छ में छोटी ई छी। ज में ह्रस्व ई जी। झ में ह्रस्व ई झी। लाइक चिमटा, छिलका, जिसका, झिझक, है ना? यह मैंने का ऐसे मुंह नहीं खोला। ठीक है, चिमटा, थोड़ा जल्दी मैंने बोला, चिम, है ना? चिम, छिल, जिस, झिझ, लाइक दैट। ठीक है, तो अब हम बड़ी ई की मात्रा सीखते हैं। ठीक है, ट में बड़ी ई की मात्रा टी। अब इसमें लंबा समय लग रहा है। ठ में बड़ी ई की मात्रा या दीर्घ ई ठी। ड में बड़ी ई की मात्रा डी। ढ में बड़ी ई की मात्रा ढी। ठीक है, जैसे टिक्का, अगर टिक्का बोल दिए तो ये गलत है, क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो हमें थोड़ा लंबा साउंड देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टीका, ठीक, डी, ढीठ, ढिठ, ऐसा नहीं। ठीक है, ढीठ, ढीठ का मतलब क्या होता है? स्टबर्न। ओके, हाँ, नेक्स्ट है त में त, द, न, ध, न में छोटा ऊ या ह्रस्व ऊ की मात्रा। ता में ह्रस्व ऊ तु, दु, धु, नु। इसमें मैंने क्या बोला? जल्दी से उसका उच्चारण हुआ तु, दु, धु, नु। बोलिए और सीखिए। ठीक है, तुम्हारा, दुख, धुनना, नुपुर। ठीक है, अब बड़ा ऊ की मात्रा के साथ या दीर्घ ऊ की मात्रा के साथ कैसे पढ़ेंगे? पू, पू, बू, भू, मु। ठीक है, लाइक वर्ड है पूरा, पूरा ऐसा नहीं, पूरा। पूरा इज करेक्ट। फूल, फुल नहीं, फूल। बूढ़ा, ठीक है, भूमि, मूरत। तो जहां पर बड़ा ऊ की मात्रा या दीर्घ ऊ की मात्रा लग गया तो हमने जो साउंड है उसको थोड़ा लंबा किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब री की मात्रा, तो जिस लेटर में री जो मात्रा लगा हुआ है तो उसी लेटर में सिर्फ उसका उच्चारण होना चाहिए। जैसे क में री की मात्रा क्री, म में री की मात्रा मृ, ग में री ग्री, घ में री घ्री। ठीक है, लाइक कृपा, मृग, गृह, घृणा। ठीक है, तो आ की मात्रा भी आपने सुन लिया। ठीक है, नेक्स्ट है ए की मात्रा। जैसे या में ए, ये। ठीक है, रा में ए, रे, ला में ए, ले, वा में ए, वे। तो ये मीन्स दीज। ओके, दीज पीपल, लाइक दैट। रेल, लेक, वेग। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? और नीचे जैसे लिखा हुआ है शेष, सेव, सेवक, हेमंत। ठीक है, तो ये है ए का उच्चारण शब्दों के साथ। नेक्स्ट है ऐ की मात्रा। ठीक है, ऐ की मात्रा, इसको हम ऐ बोलते हैं। ए ऐसे नहीं बोलना है, क्या है? ऐ। ठीक है, जैसे क में ऐ की मात्रा कै, म में ऐ की मात्रा मै, श में ऐ की मात्रा शय। ठीक है, जैसे कैसा, मैल, शैतान, है ना? शैतान नहीं, मेल नहीं, कैसा नहीं, कैसा, मैल, शैतान। गुड, नेक्स्ट है ओ की मात्रा। ख में ओ की मात्रा खो, या में ओ की मात्रा यो, सा में ओ की मात्रा सो। खोज, योना, सोना। ठीक है, ओ, ओ। नेक्स्ट है औ, लो, ल में औ की मात्रा लो, द में औ की मात्रा दो, पा में औ की मात्रा पौ। ठीक है, लाइक वर्ड है लौटना, दौड़, पौधा। जहां पर ये औ की मात्रा है उसी वर्ण के साथ औ का उच्चारण करना है।
पहले मैंने समझाया कि अंग, ये जो बिंदु है उसका उच्चारण चंग, जंग, झंग, चंगा, जंगल, झंडा। तो जहां पर अंग बिंदु का उच्चारण हो रहा है उसी वर्ण में बिंदु लगाना है। और जैसे अह मैंने पहले पढ़ा चुका है, तह, नह, प्रातः, पुनः, अतः। तो यहाँ तक क्लियर है? गुड। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ शब्दों में कौन कौन से स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है ना? तो पहले हम इसको समझेंगे तभी हम इसका सही उच्चारण कर पाएंगे। तो जैसे एक शब्द है किताब, है ना? तो किताब शब्द में कौन कौन से व्यंजन वर्ण है और कौन कौन से स्वर वर्ण है? किताब, तो एक एक व्यंजन को हमको ध्यान देना है, एक एक वर्ण को ध्यान देना है। पहला है की, हम क्या बोलते हैं? की, ठीक है? की नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? की, ठीक है? छोटी ई। तो किसमें? क में कौन सी मात्रा लगी? छोटी ई। फिर ताब, ताब, मुंह खुल रहा है ना, तो उसमें बड़ा आ या दीर्घ आ की मात्रा, त जोड़ दीर्घ आ की मात्रा। फिर ब, है ना? ब में छोटा अ छिपा हुआ है, ठीक है? तो अब यहां इस प्रकार से यहां पर क, त, ब, ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। और ई, छोटी ई या ह्रस्व ई, दीर्घ आ या बड़ा आ, और छोटा आ या ह्रस्व आ, ये क्या है? स्वर वर्ण, है ना? इनके प्रयोग से किताब वर्ड बना, किताब शब्द बना। तो यहाँ तक क्लियर है? आप यहाँ पर और एक चीज नोट कर रहे हैं कि ये नीचे एक तिरछी रेखा है, तिरछी लाइन है ना? इसको, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका मतलब मैं आगे समझाती हूँ, है ना? इसका मतलब होता है कि ये अधूरा है। दिस लेटर इज हाफ, स्टिल इट इज नॉट कंप्लीट। ओके, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मीन्स आधा है, ये हाफ है। इसका नाम है हलंत, जैसे मैंने यहाँ लिखा है हलंत। ये जो है तिरछी रेखा, इसका नाम है हलंत, या कहीं कोई कोई इसे हल भी कहते हैं। और इसका मतलब है अगर किसी भी लेटर के साथ वो तिरछी रेखा नीचे पड़ गई, इसका मतलब वह लेटर क्या है? हाफ है, ये पूरा नहीं है। इसके बारे में आगे मैं विस्तार से पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो क को हाफ क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें, इसी क में क्या जोड़ा गया है? ई या छोटी ई या ह्रस्व ई की मात्रा या स्वर वर्ण को जोड़ा गया है, तब जाकर के पूरा की बना। तो डायरेक्ट हम अ नहीं है इसमें, इसमें क्या है? ई है। लेकिन आप देखिए ब में क्या लिखा हुआ है? ब में क्या जुड़ा हुआ है? अ, छोटा अ, है ना? तो अगर अकेला ब है तो उसमें हलंत है, इसका मतलब अ इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है? लेकिन जैसे ही हम इसके साथ अ जोड़ देते हैं, छोटा अ, तो ये इस तरीके से हलंत हट जाता है और ये पूरा ब लिखा जाता है। तो यही डिफरेंस है, यही अंतर है हलंत लगाकर लिखने में और नहीं लगाने में, ठीक है? अगर हलंत नहीं है किसी लेटर के नीचे, मतलब वह उसमें छोटा अ छिपा हुआ है, ठीक है? हाँ, तो जैसे यहाँ पर देखिए कमल वर्ड में आप देख रहे हो, क में छोटा अ, म में छोटा अ, ल के साथ छोटा अ जुड़ा हुआ है, ठीक है? अगर हलंत लगा हुआ है तो, और अगर हलंत हटा दिए तो इस प्रकार से कमल वर्ड या शब्द बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है शिकारी, शिकारी, है ना? कितनी मात्राएं आ रही है? शी, का, री, ठीक है? तो 3 मात्राएं इसमें आ रही है। तो और व्यंजन वर्ण कौन कौन से आ रहे हैं? श, क, र, ठीक है? तो और उनमें श में छोटी ई की मात्रा, देखिए छोटी ई, है ना? क्योंकि दोनों को हम अलग कर दिए यहाँ, इसलिए श क्या हो गया? हाफ हो गया, आधा हो गया, हलंत लग गया, ठीक है? क में बड़ा आ की मात्रा, ठीक है? क में बड़ा आ की मात्रा और र में बड़ी ई की मात्रा या दीर्घ ई की मात्रा। ये तो इन स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों से मिलकर के वर्ड बना क्या? शिकारी। घुंघरू में भी वही स्थिति है, ठीक है? तो यहाँ घ में दो दो मात्राएं लगी है, ठीक है? पहला है क्या? अब हम इसके अलग अलग कर रहे हैं सभी मात्राओं और वर्णों को, ठीक है? घूम, घूम में, ये घ में,
घ में दो दो मात्राएं हैं, देख रहे हैं। तो घ को हमने अलग कर लिया तो उसमें हमने क्या लगा दिया, हलंत। ठीक है, अब उसमें ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा है। ठीक है, और उसमें क्या है, अंग, चंद्र बिंदु भी है। ठीक है, अंग की मात्रा भी है। घुंग, उसके बाद घुंग, उसके बाद है ये दूसरा घ है, उसमें कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब अ छिपा हुआ है। और तीसरा है, तीसरा लेटर है वो र, उसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए र को हमने हाफ कर दिया और उसको ऊ को बड़ा ऊ लिख दिया। इस प्रकार से अलग अलग हम वर्णों को कर सकते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, वर्ण विच्छेद, है ना। किसी शब्द से वर्णों को, लेटर्स को अलग अलग लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद करना, है ना। ठीक है, अब ये है हलंत के बारे में मैंने बतलाया कि हलंत क्या है, आधा लेटर, लेटर को बतलाता है कि वह लेटर या अक्षर आधा है। हाँ, अब बारी आती है किसकी, जॉइंट लेटर्स या संयुक्त वर्णों की, जिसको हम जब याद करते हैं अपने निचली कक्षाओं में तो हम जैसे अक्षत्र ज्ञ इस तरीके से बोल करके अंत करते हैं। ठीक है, तो अक्षा जो है वह जॉइंट लेटर है, क और किसको मिलकर के बना है, मूर्धन्य श से मिलकर बना है अक्ष। आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो क आधा है, श पूरा है। ठीक है, नेक्स्ट है त्र, आधा त और र मिलकर के बना क्या, त्र। आधा ज और इय मिलकर के बना ज्ञ। आधा तालव्य श और र मिलकर के बना श्र। तो ये जॉइंट लेटर्स है, संयुक्त वर्ण है। तो और भी जैसे शब्दों में आप संयुक्त वर्ण देखते हो, जॉइंट लेटर्स देखते हो, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया, सम्मान। ठीक है, इसका मतलब इसमें कौन कौन से लेटर हैं, स में छोटा अ है, उसके बाद आधा म है, देख रहे हो ना, हाफ, हाँ आधा म है, तो आधा म है, और उसके बाद पूरा म है ना, उसके बाद बड़ा अ है, उसके बाद न, उसके बाद अ, सम्मान। ठीक है, तो ये बन गया सम्मान। पत्ता, प अ आधा त, आधा त पूरा त में बड़ा अ की मात्रा, पत्ता। तो यहाँ पर क्लियर है, गुड। तो इस प्रकार से आप हाफ लेटर को लिखते हो इस प्रकार से, और उसका मतलब ये हो जाता है। तो यहाँ पर जॉइंट लेटर्स क्लियर है। हाँ, तो इस प्रकार अब हम अपने पाठ के अंतिम समय पर है ना। तो जो एक एक वर्ण है, एक एक लेटर है ना, वे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज व्हाट, वर्ण या अक्षर, है ना। और अगर इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है ना। अगर ऑप्शन दिया हुआ है कि अक्षर भी है तो आप अक्षर भी लिख सकते हैं, वर्ण लिखा हुआ है तो वर्ण को आप करेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में इसे लेटर कहते हैं। ठीक है, और वर्णमाला, अल्फाबेट या वर्णमाला क्या है, वर्णों का समूह है ना। भाषा को बोलने के लिए जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है उन सभी वर्णों का क्या है, ग्रुप है ना, समूह है। शब्द क्या है, जब वर्णों को है ना व्यवस्थित रूप में सार्थक अर्थ के साथ सजा दिया जाता है। ठीक है, जब वर्णों को अर्थ को समझाते हुए सजा दिया जाता है, एक साथ लिखा जाता है, तब उसे शब्द कहते हैं। शब्द क्या है, यह भी क्या है, वर्णों का समूह है जो एक मीनिंगफुल वर्ड देता है ना, या मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, तो इस प्रकार शब्द है। नेक्स्ट है वाक्य। वाक्य क्या है, कई शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। लेकिन क्या है, शब्दों को भी सिस्टमेटिक रूप में अरेंज्ड होना है ना, सिस्टमेटिक रूप में। ऐसा नहीं है कि जैसे आप जंबल वर्ड अनजबल वर्ड करते हो ना, उसी प्रकार से
कि कैसे एक शुद्ध वाक्य बनाना है। आपका वाक्य शुद्ध होना है, तभी वह वाक्य कहलाएगा। अदरवाइज जिसका कोई मीनिंग नहीं है तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। पैराग्राफ, तो फिर कई वाक्य, है ना, एक या एक से दो या दो से अधिक वाक्य, सेंटेंस मिलकर के पैराग्राफ या अनुच्छेद बनाते हैं। फिर कई अनुच्छेदों से मिलकर के स्टोरी, कॉम्पोजिशन, कहानी या ऐसे बन जाता है। फिर कई कहानियों से ऐसे से बुक बनता है। उसके बाद कई किताबें मिलकर के लिटरेचर या साहित्य बनाती हैं। इस प्रकार भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अ, आ, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप इसे बार-बार देखिए और जहाँ पर आपकी कमियां हैं उसको पूरी कीजिए समझते हुए, ठीक है?